हेलो माय डियर फ्रेंड्स, अनूप स्टडी जोन में आपका स्वागत है। आज हम लोग देख रहे हैं उत्तर प्रदेश लेखपाल का प्रैक्टिस सेट नंबर 15, जिसमें हम लोग जीएस, जीके और सामान्य जानकारी के सभी चैप्टर्स इंक्लूड किए हुए हैं। आपका लेखपाल का सिलेबस भी आ चुका है, तो आप वहां पे देख सकते हैं। जीएस में आपका इतिहास, भूगोल और उसके अलावा आपका कंप्यूटर साइंस, ये भी एक्स्ट्रा जोड़ दिए गए हैं। तो आप इन सभी चैप्टर का टॉपिक वाइज आपका ये चल रहा है। तो सामान्य जानकारी का आज ये चैप्टर नंबर 15 यानी कि प्रैक्टिस सेट नंबर 15 है। तो चलिए बिना देर के हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो आज का जो सबसे पहला प्रश्न है, बलुई पत्थर किस में रूपांतरित होता है। जो बलुई पत्थर होता है वह किस में रूपांतरित किया जा सकता है। तो बलुई पत्थर को हम लोग क्वार्ट्ज में रूपांतरित करते हैं। ठीक है, अब क्वार्ट्ज क्या होता है। क्वार्ट्ज देखिए, क्वार्ट्जाइट एक दानेदार कायांतरित शैल यानी कि मेटामॉर्फिक रॉक होता है। क्वार्ट क्या होता है, मेटामॉर्फिक रॉक होता है। यह एक प्रकार का मेटामॉर्फिक रॉक होता है जो बहुत ही उत्तम क्वालिटी के क्वार्ट्ज से बना होता है। इसके अंदर क्वार्ट्ज के कण इस प्रकार होते हैं कि अगर इस पर कोई भारी दाब लगाया जाए तो ये छोटे छोटे कणों में बिखर जाता है और यह बलुआ पत्थर के पुनः क्रिस्टलीकरण के बाद भी उत्पन्न हो जाता है। ठीक है, तो बलुई पत्थर के रूपांतरण के बाद आपका क्या बनता है, क्वार्ट्ज बनता है। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से कौन सी चट्टान अवसादी चट्टान होती है। तो अवसादी चट्टान आपकी होती है आर्कोज। ठीक है, आर्कोज एक अवशिष्ट अवसादी चट्टान है और विशेषतः एक बलुआ पत्थर का प्रकार है जिसमें कम से कम आपका 25% फेल्सपार पाया जाता है। इसमें लगभग 25% क्या पाया जाता है, फेल्सपार पाया जाता है। ठीक है, इसमें 25% आपका फेल्सपार पाया जाता है। यह सामान्यतः क्या होता है, अपरिष्ण कर्ण यानी आपके जो कोर्स ग्राइंड होते हैं तथा प्राय गुलाबी या भूरा होता है। इसका कलर जो होता है आपका गुलाबी ज़्यादातर होता है, उसके बाद भूरा होता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है आपका, किसी मरु क्षेत्र में मृदा अपरदन को रोका जा सकता है किस प्रकार से। यानी किसी भी मरुस्थलीय क्षेत्र में मृदा अपरदन को आप किस प्रकार से रोक सकते हैं। तो आपका पेड़ लगाकर, ठीक है, वन रोपण करके या फिर आपका पेड़ लगाकर। आपका अगर नदी के किनारे भी देखेंगे तो पेड़ों के कारण ही क्या होता है, नदी का शेप बना होता है। नहीं तो वहाँ पे मृदा इतने भारी मात्रा में कट करके नदी बहुत लंबी फैल जाती है। ठीक है, तो आपको अगर मरुस्थलीय क्षेत्र में भी मृदा अपरदन रोकना है तो वहाँ पर भी आप पेड़ लगा करके या पूरा वन लगा करके आप क्या कर सकते हैं, मृदा अपरदन को रोक सकते हैं। ठीक है, और आपका पेड़ लगाना या फिर वन रोपण भी आपके लिए नुकसानदायक नहीं होगा। वन रोपण से भी आपको लाभ मिलेगा। आपको वहाँ से क्या मिल सकता है, फूल मिलेगा, फल मिलेगा। ठीक है, आप वहाँ से ईंधन के रूप में लकड़ी ले सकते हैं और कुछ ऐसे पेड़ हैं जिनसे औषधि प्राप्त होता है। तो बहुत प्रकार के आपको फायदे हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है आपका, मृदा अपरदन को किस प्रकार रोका जा सकता है। तो मृदा अपरदन को आपका वन रोपण द्वारा रोका जा सकता है। इससे मिट्टी बह न जाए या फिर वायु द्वारा जो मिट्टी अपरदन होता है, दोनों प्रकार को रोका जा सकता है। ठीक है, चलिए इसके बाद आपका है जो आपका ग्रेनाइट। ठीक है, ग्रेनाइट क्वार्ट्जाइट क्षेत्र खड़ा रूप प्रदर्शित करते हैं, क्यों। तो ये आपका एक रीजन होता है कि ये आसानी से गिरते नहीं हैं। जो ग्रेनाइट होता है, क्वार्ट्जाइट क्षेत्र खड़ा रूप प्रदर्शित करते हैं क्योंकि यह आसानी से गिरते नहीं हैं। क्वार्ट्ज एक खनिज है, आपको पहले भी बता चुके। जो क्वार्ट्ज है एक प्रकार का खनिज है जो अपक्षयन प्रतिरोधी है। सामान्यतः जो क्वार्ट्जाइट होता है इस्पात की तुलना में अधिक कठोर होता है और इसका क्वार्ट्ज आसानी से कमजोर होकर घिसते नहीं हैं। पर्वतों तथा पहाड़ियों में जो मजबूती प्रदान करते हैं, जो आपका पीडी शर्मा बताए थे कि वो पीडी शर्मा कौन थे। देखिए, पीडी शर्मा एक पर्यावरणीय जीव विज्ञान थे। इन्होंने ही बताया था कि एक विभिन्न प्रकार के अपक्षयन के अंतर्गत भी आ सकता है। वह चट्टान को किसी भी जलवायु में भौतिक अपक्षयन का प्रतिरोध करता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न जो आपका, जलोढ़ मिट्टी फसल उत्पादन की दृष्टि से समृद्ध है परंतु इसमें किसका अभाव होता है। आपको पता होना चाहिए कि जलोढ़ मिट्टी होता है, जलोढ़ मिट्टी आपका सबसे ज़्यादा फसल उत्पादन की दृष्टि से समृद्ध होता है, यानी कि उसमें सबसे ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं। लेकिन उसमें कौन से ऐसे चीज़ हैं या कौन से ऐसे तत्व हैं जिसका आपका वहाँ पे अब्सेंस होता है या फिर होता ही नहीं, अभाव होता है। तो वो आपका ह्यूमस और नाइट्रोजन। देखिए, जो जलोढ़ मिट्टी क्या होती है, सबसे अधिक उपजाऊ मिट्टी होती है। यह पाई कहाँ जाती है, तो यह पाई जाती है नदियों और लहरों द्वारा जो जमा किए गए अवसाद से निर्मित होती है, यहीं पाई जाती है। हालांकि जब बाढ़ आता है तो उस समय भी जलोढ़ मृदा को छोड़कर सभी जलोढ़ मृदा में नाइट्रोजन और ह्यूमस की कमी होती है। जो भी मृदा आपकी जलोढ़ मिट्टी होगी वहाँ पे ह्यूमस और नाइट्रोजन की सबसे अधिक कमी होती है, जो फसल के उत्पादन को सीमित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है।
आवश्यकता अनुसार हम आपको सिंचाई, उर्वरक तथा उचित कृषि तकनीक से जलोढ़ मिट्टी में पैदावार बढ़ाया जा सकता है। और सबसे अधिक पैदावार होता भी कहाँ है, वह आपका जलोढ़ मिट्टी में होता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है आपका, उन भू आकृतियों को क्या कहते हैं जो पृथ्वी से विभ्रंश के कारण बनती हैं तथा जिनके कारण एक सतह दूसरी सतह के नीचे चली जाती है। तो इसे आपका कहते हैं विभ्रंश घाटी। ठीक है, विभ्रंश घाटी एक रेखीय आकार की निम्न भूमि है जो पृथ्वी की एक सतह की तुलना में दूसरे सतह से नीचे धंस जाता है। यानी कि पृथ्वी में क्या होता है, आप कहीं देखेंगे दरार पड़ जाने के कारण उत्पन्न हो जाता है। तो जो आपका भौगोलिक विभ्रंश होता है या भ्रंश की क्रिया द्वारा निर्मित दरारों को सामान्यतः कई उच्च भूमियों या पर्वतों श्रेणियों के बीच में देखा जाता है। विभ्रंश घाटी सतह के अलग फैलने, भूपटल विस्तार, जो आपका अपसारी प्लेट सीमा है, इन्हीं से निर्मित होता है। ठीक है, क्या होता है कि पृथ्वी जैसे ये आपका एक पहाड़ है तो बीचों बीच ये क्या हो गया, इसमें दरार आ गया, तो यही क्या होता है आपका ये विभ्रंश घाटी का निर्माण करते हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए। जब ग्रेफाइट चट्टानों को रूपांतरित होती है तो उनसे क्या बनता है। देखिए, जब ग्रेफाइट चट्टान को रूपांतरित करते हैं तो उनसे आपका क्या बनता है, नीस बनता है। आपको पता होगा जो ग्रेनाइट है वो भी एक प्रकार का आपका औषधि चट्टान है। उसके निर्माण या उसके आपके निर्मित जो नीस है एक उच्च श्रेणी वाली कायांतरित चट्टान होती है। निष्ठ जो आपकी नीस होती है विशिष्टतः आपके पर्वत निर्माण के प्रमुख घटनाओं से संबंधित होती है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है आपका, काली मिट्टी और किस नाम से जानी जाती है। जो काली मिट्टी है, हम लोग काली मिट्टी को और किस नाम से जानते हैं, तो काली मिट्टी को हम लोग रेगूर मिट्टी से जानते हैं। ऐसा क्यों होता है, देखिए इसमें होता है कि जिन क्षेत्रों में यह मृदा पाई जाती है उन क्षेत्रों में परंपरागत रूप से कपास का उत्पादन अधिक होता है। जहाँ पे भी आप देखेंगे काली मिट्टी पाई जाती है वहाँ पे कपास सबसे अधिक उगाया जाता है और इसके कारण मृदा को सामान्यतः काली कपासी मृदा के नाम से भी जाना जाता है। इसको रेगूर मिट्टी के नाम से जाना जाता है, काली कपासी मृदा के नाम से भी जाना जाता है, काली कपासीय मृदा के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, और यह मृदा अधिकांशतः आपके गुजरात में, ठीक है, आपका गुजरात हो गया, गुजरात वाले क्षेत्र में आप उधर जाएंगे तो कर्नाटक हो गया। ठीक है, कर्नाटक के बाद आप देखेंगे तो कर्नाटक के कुछ आंतरिक भाग हैं। उसके बाद आपका एमपी में भी कुछ है, एमपी में मध्य प्रदेश के दक्कन के लावा में भी यह पाया जाता है, तो मालवा के पठार में भी पाया जाता है। तो यह जो आपका है रेगूर मिट्टी या फिर काली कपासी मिट्टी गुजरात, कर्नाटक और एमपी के कुछ क्षेत्रों में पाया जाता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा आग्नेय शैल नहीं है। इसमें से कौन सा आग्नेय शैल नहीं है, तो ये आपका डोलोमाइट। ठीक है, जो डोलोमाइट है आपका आग्नेय शैल नहीं है। डोलोमाइट क्या होता है, डोलोमाइट कैल्शियम मैग्नीज कार्बोनेट की आद्रसत से बनता है। इसका फॉर्मूला आपका होता है CaMg CO3 का ट्वाइस होता है। ठीक है, यह आपका क्या है, आग्नेय जो आपका डोलोमाइट है। ठीक है, यह औषधि शैल जिसे डोलोस्टोन के रूप में जाना जाता है और कायांतरित चट्टान जिसे डोलोमाइट मार्बल के रूप में जाना जाता है, यह एक महत्वपूर्ण घटक होते हैं। अब चूना पत्थर जो होता है, चूना पत्थर जिसमें डोलोमाइट की कुछ मात्रा सम्मिलित होती है, लेकिन उसमें जो डोलोमाइट होती है वह आपका लाइम स्टोन के रूप में जाना जाता है। ठीक है, चूना पत्थर में भी डोलोमाइट की कुछ मात्रा आपकी पाई जाती है, लेकिन वो लाइम स्टोन के रूप में वहाँ पे जाना जाता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न जो आपका है, मृदा के लवणीकरण का जो कारण होता है वह क्यों होता है, तो यह आपका होता है अधिक सिंचाई के कारण। ठीक है, अगर आप मृदा लवणता से तात्पर्य मृदा विद्यमान लवण की मात्रा से है तो लवण की मात्रा में वृद्धि की प्रक्रिया लवणीकरण के रूप में जानी जाती है। और जब भी आप अत्यधिक सिंचाई करते हैं तो सिंचाई के कारण लवणता में वृद्धि होती है, क्योंकि पौधों द्वारा जल को अवशोषित कर लिया जाता है और मृदा में लवण की मात्रा बच जाती है। अंततः जो आपका संचित होती रहती है। फसलों की सिंचाई के लिए प्रयुक्त होने वाले लवणीय जल और खराब जो अपवहन तंत्र के कारण सिंचाई में जल में लवणीकरण की वृद्धि होती चली जा रही है। ठीक है, आपका लवणीकरण कम करने हेतु मृदा में जिप्सम मिलाया जाता है। जिप्सम मिला करके आपको लवणीकरण आप कम कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपका लवणीकरण मिट्टी ज़्यादा हो जाएगा तो वह आपका बंजर भूमि धीरे धीरे बन जाएगा। इसीलिए उससे बचाव के लिए आपका क्या करते हैं, जिप्सम मिलाते हैं ताकि वह मिट्टी आपका हमेशा उपजाऊ रहे। ठीक है, चलिए इसके बाद है मृदा संरक्षण की उस विधि को क्या कहते हैं जिसमें समोच्च रेखाओं पर रेधिकाएं बनाने के लिए पत्थरों, घास, मृदा का उपयोग किया जाता है और रोधिकाओं के सामने जल एकत्र करने के लिए खाइयां बनाई जाती हैं। ठीक है,
तो यह आपका क्या होता है, समोच्च रेखीय रेधिकाएं। ठीक है, समोच्च अवरोधी विधि में समोच्च के साथ अवरोधी का निर्माण करने हेतु इसमें पत्थर, जो आपके घास होते हैं, मृदा इत्यादि का प्रयोग कर लिया जाता है। जबकि जल जमा करने हेतु खाइयों का अवरोध के सामने बनाया जाता है, वह नीचे ढाल की ओर प्रवाहित होने वाले जल और मृदा के कण के मार्ग से अवरोध उत्पन्न करते हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला जो प्रश्न है आपका, मृदा संरक्षण की उस विधि को क्या कहते हैं, तो ये आप अभी देखें क्या होता है, समोच्च रेखीय रेधिकाएं। चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है जो आपका, निम्नलिखित में किससे कौन सा रूपांतरित चट्टान का उदाहरण नहीं है। ठीक है, तो जो आपका ग्रेनाइट होता है, ठीक है, ग्रेनाइट आपका क्या है, ग्रेनाइट अधिकांशतः दो खनिज से पाए जाते हैं। पहले भी हम लोग देखे, जो आपका एक क्वार्ट्ज होता है और आपका फेल्डस्पर होता है। इन्हीं दोनों से निर्मित जो आग्नेय शैल होता है, यह एक अंतर्वैधी शैल है। इसका अर्थ है कि इसमें मैग्मा के क्रिस्टलीकृत किया जा सकता है, जिसे पृथ्वी की सतह पर दूर से ठंडा किया जाता है, और कायांतरित शैल पूर्व से विद्यमान शैल स्थानांतरण का परिमाण हो जाता है। ठीक है, इससे आपका क्या क्या बनता है, इससे आपका संगमरमर बनता है, जो आप स्लेट देखे होंगे स्लेट बनता है, पट्टी ताश में स्तरित चट्टान होते हैं, ये भी इसके प्रमुख उदाहरण हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है आपका, अधिकतम जैव विविधता वाला प्रदेश कौन सा है। तो सबसे अधिक जैव विविधता वाला प्रदेश कौन सा है आपका, उष्णकटिबंधीय जो भी होंगे। ठीक है, उष्णकटिबंधीय कैसे, देखिए उष्णकटिबंधीय कठोर लकड़ी के वन से जो आपका पूरा विषुवतीय वर्षा वन है एवं मानसूनी वन प्रदेश सम्मिलित किए जाते हैं। जो आपका उष्णकटिबंधीय क्षेत्र है, देखिए कौन सा, ये हमारा पृथ्वी है, यहाँ से बीचों बीच भूमध्य रेखा गया है यानी इक्वेटर गया है, तो इसी के पास वाला जो क्षेत्र होता है, इतना आप ले लेते हैं, वो क्या होता है, उष्णकटिबंधीय होता है। यहाँ पे बहुत बड़े बड़े हरे भरे जंगल होते हैं, यहाँ पे सबसे अधिक वर्षा भी होती है और यहाँ का टेम्परेचर भी ज़्यादा होता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है, विषुवतीय वर्षा वन में भारी वर्षा और उच्च तापमान की दिशाओं में संघनन और ऊंचे एवं विश्व के सर्वाधिक विविधतापूर्ण आपके जैव संपदा, कठोर लकड़ियाँ तथा जो आपकी महोगनी आपका होता है, रोजवुड होता है, रबड़ होता है, यह आपके इसी उष्णकटिबंधीय प्रदेश या उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में पाए जाते हैं। ठीक है, क्यों यहाँ पे होता है, क्योंकि यहाँ पे वर्षा भी सबसे अधिक होती है, यहाँ पे जंगल भी बहुत ज़्यादा होते हैं, क्योंकि यहाँ पे वर्षा होती रहती है, उसके साथ साथ यहाँ का टेम्परेचर भी ज़्यादा होता है। यहाँ के जो पेड़ होते हैं वह घने और लंबे होते हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है आपका, समुद्र समीर कब बनता है। तो समुद्र समीर देखिए बनता है दिन के समय में। ठीक है, समुद्र समीर दिन के समय में तथा धरातल समीर रात के समय में बनता है। अगर रात के समय की बात करें तो रात के समय में आपका धरातल समीर बनता है, धरातल समीर। ठीक है, ये प्रश्न याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछ लिया है, दिन के समय में समुद्र समीर बनती है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है, चक्रवात निम्नलिखित में से किस कारण से आता है। तो चक्रवात देखिए, जो भी चक्रवात हमारा आता है वह आपका आता है निम्न दाब के कारण। ठीक है, सामान्यतः रूप से चक्रवात निम्न दाब के केंद्र होते हैं, जिनके चारों ओर तरफ क्या होता है, संकेंद्रीय समवायु दाब रेखाएं जो होती हैं विस्तृत होती हैं, तथा केंद्र से बाहर की ओर वायु दाब अपना आपका बढ़ता जाता है। इसके परिणाम स्वरूप क्या होता है, परिधि के केंद्र की ओर हवाएं चलने लगती हैं और दिशा उत्तरी गोलार्ध में घड़ी की सुइयों को विपरीत तथा दक्षिणी गोलार्ध के क्या हो जाता है, अनुकूल हो जाता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है आपका, जो सुनामी आता है, तो सुनामी का मुख्य कारण क्या होता है। सुनामी कैसे आता है, समुद्र सतह पर यदि भूकंप आता है तो वो क्या होता है, आपका सुनामी आ जाता है। तो आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, यानी कि समुद्री सतह पर भूकंप। ठीक है, जिसको आप इस इंग्लिश में क्या जाते हैं, सुनामी। यहाँ पे आपका टी साइलेंट है तो वो ध्यान रखिएगा। तो आपका जो ये सबसे जो आपका उत्पन्न विनाशकारी समुद्र लहरें होती हैं उसको सुनामी कहते हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न आपका दिया है, एल नीनो इफेक्ट किसके साथ घनिष्ठ रूप से संबंधित रखता है। एल नीनो इफेक्ट, ठीक है, तो ये जो एल नीनो इफेक्ट है यह विषुवतीय प्रतिधारा से सबसे ज़्यादा घनिष्ठ रूप से संबंध रखता है। एल नीनो का भारतीय मानसून पर प्रतिकूल प्रभाव होता है। ठीक है, क्या होता है, प्रतिकूल प्रभाव होता है। चलिए अगला प्रश्न देखिए।
अगला प्रश्न है आपका, समदाब रेखाएं निम्नलिखित में से किसको प्रदर्शित करती हैं? तो जो आपकी समदाब रेखाएं होती हैं वह आपका समान वायुमंडलीय दबाव को आपके प्रदर्शित करती हैं। किसी मानचित्र पर सागर तल के बराबर घटाए हुए दाब जो वायु दाब से तुलनात्मक रूप में समान वायु दाब वाले स्थान को मिलाकर खींची जाने वाली रेखा होती है। ठीक है, और इसे हम क्या जानते हैं? आइसोबार के नाम से जानते हैं। ठीक है, आइसोबार। चलिए, तो आज का ये हमारा लास्ट प्रश्न था। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। आपका लेखपाल का सिलेबस आ चुका है। अगर आपने लेखपाल के सिलेबस को नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से जा करके लेखपाल का सिलेबस देख करके आप उसी के अकॉर्डिंग अपनी तैयारी कर सकते हैं। ग्राम समाज एवं ग्राम विकास के जो सारे क्लासेस है वो भी हमारे यहाँ अपलोडेड है। ग्राम समाज एवं ग्राम विकास से 1000 से अधिक प्रश्न जो हैं आपके, वो भी आपके प्रैक्टिस सेट के तौर पर करा दिए गए हैं, तो उनको भी जाकर के आप एक बार देख सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।